आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विभास चंदा आज फिर से दूसरा एक टॉपिक लेके आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे उस सेल ऑर्गेनेलिस का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम का और एक अलग सा पहचान है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी ये राइबोसोम जाना जाता है। सबसे पहले राइबोसोम जिन्होंने डिस्कवर किए थे उनका नाम है पैलाडे। पैलाडे 1955 में राइबोसोम को डिस्कवर किया। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेलिस है जहां पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, यानी कि राइबोसोम के चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहता है, यानी कि मेम्ब्रेन लेस अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस है तो वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल दोनों सेल में भी मिलेगा। अगर प्रोकैरियोटिक सेल का बात किया जाए तो वो सेल साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है। यूकैरियोटिक सेल में वो न्यूक्लियोलस में रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें एम्बेडेड रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रह सकता है, क्लोरोप्लास्ट में रह सकता है। अगर इसका कॉम्पोजिशन का बात किया जाए किस किस चीज से ये बनता है तो राइबोसोम में रहता है आरएनए, इसमें रहेगा प्रोटीन, इसमें रहेगा आयंस के तौर पे इसमें रह सकता है मैग्नीशियम, इसमें रह सकता है कैल्शियम। अगर हम इसका ओरिजिन का बात करें तो किस जगह से ओरिजिनेट होता है। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो सेल साइटोप्लाज्म है, सेल साइटोप्लाज्म में सर्कुलर डीएनए रहता है। अब इस सर्कुलर डीएनए से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा। उस आरएनए से बनता है ये राइबोसोम और साथ ही साथ प्रोटीन भी रहेगा। मगर ये प्रोटीन आएगा कहां से? ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग जो राइबोसोम रह गया है सेल के अंदर, उस जगह से जो ऑलरेडी रह चुका है राइबोसोम रह गया है, उससे राइबोसोमल प्रोटीन बनेगा और उस राइबोसोमल प्रोटीन इस नया राइबोसोम बनने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम यूकैरियोट्स का बात करें तो उसमें क्या होता है? यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है एक ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली, उस न्यूक्लियस के अंदर हमको पता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म बोल के एक, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहते हैं उसमें न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर लिटिल न्यूक्लियस रहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोलस रहते हैं, और उसी न्यूक्लियोलस के अंदर एक स्पेशल जोन रहता है जिसका नाम है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजियन। और इस एनओआर यानी कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजियन में आरडीएनए रहता है। उस आरडीएनए से बनेगा आरएनए थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए डीएनए से आरएनए बनेगा और उस आरएनए से बनेगा राइबोसोम। किस जगह पे? यूकैरियोटिक सेल पे। अगर हम इस जगह को छोड़ के दूसरा अगर किसी जगह पे रहेगा यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम, जरूर मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी कि न्यूक्लियर जो एनवेलप है उसके चारों ओर राइबोसोम रहेगा। साथ ही साथ जो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसमें रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में रहेगा। अगर टाइप का बात किया जाए कितना टाइप में ये मिल सकता है तो राइबोसोम मेजरली दोनों टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक पहला वाला टाइप जो प्रोकैरियोटिक सेल में रहता है यानी कि 70S, एस रिप्रेजेंट करेगा सेप्बार्ग यूनिट, सेप्बार्ग यूनिट एस रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनिए, एस रिप्रेजेंट करता है सेप्बार्ग यूनिट। जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में रहेगा, 80S जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल में रहेगा। इसमें भी एस रिप्रेजेंट करेगा सेप्बार्ग यूनिट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट एक एस इसमें कौन सी जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तब सेडिमेंटेशन कितना, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या है वो डिटर्मिनेट हो सकता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम 70S का बात करें यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का बात करें तो उसमें 70S को दोनों अलग अलग
सब यूनिट में इसमें पाया जाएगा 70s राइबोसोम में। एक है 30s सब यूनिट जो छोटा वाला है, दूसरा है थोड़ा सा बड़ा वाला जो है 50s सब यूनिट। और यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें 80s जो सब यूनिट है उसमें 80s सब यूनिट, 80s में दो अलग अलग सब यूनिट होगा, एक होगा 40s, दूसरा है 60s। 80s एक राइबोसोम है, उसमें दोनों सब यूनिट है 40s 60s। अगर मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि राइबोसोम में आरएनए रहेगा, प्रोटीन रहेगा। 70s राइबोसोम में जो पहला वाला जो सब यूनिट है यानी कि 30s सब यूनिट, उसमें क्या क्या चीज रहता है, यानी कि कितना आरएनए रहता है, कितना प्रोटीन रहता है, उसको अगर हम स्टडी करें तो उसमें देखा जाएगा कि 70s जो राइबोसोम है उसमें 16s आरएनए रहता है और 21 प्रोटीन रहता है। जहां पे 50s सब यूनिट का बात किया जाए उसमें 23s आरएनए रहेगा, 5s आरएनए रहेगा और 34 प्रोटीन रहेगा। अगर 40s का बात किया जाए तो उसमें 18s आरएनए रहेगा और 30 प्रोटीन उसमें रहेगा। जो 50s 60s जो सब यूनिट है उसमें 5s आरएनए मिलेगा, 5.8s आरएनए मिलेगा और साथ ही साथ इसमें 28s आरएनए मिलेगा, 40 प्रोटीन मिलेगा। यानी कि 80s जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसमें 40s 60s दोनों सब यूनिट को मिला के लगभग 70 प्रोटीन मिल सकता है। और प्रोकैरियोट में जो 70s राइबोसोम है उसमें 30s 50s जोड़ के लगभग 55 प्रोटीन मिल सकता है। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट का बात करें यानी कि राइबोसोम को अगर वेट किया जाएगा तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट पहले ही बोल चुका हूं कि 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो साइज में छोटा होता है, यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो साइज में बड़ा वाला होता है। अगर 70s राइबोसोम का मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो उसका मॉलिक्यूलर वेट है 2.7 इंटू 10⁶ डाल्टन। अगर यूकैरियोटिक सेल का बात किया जाए तो उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा 4 से 5 इंटू 10⁶ डाल्टन। माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा राइबोसोम, तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम मिलता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलने वाला राइबोसोम से भी उसका साइज छोटा है, 55s होता है। और उसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें तो वो होगा 2.5 इंटू 10⁶ डाल्टन। इसमें डी डाल्टन रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट, मॉलिक्यूलर वेट का जो मेजरिंग यूनिट है वो होता है डाल्टन। इस जगह पे मैंने जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है राइबोसोम का इसमें मैंने दिखाया 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम मोरलेस स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी एक ही है, थोड़ा सा बड़ा वाला है 80s, 70s थोड़ा सा छोटा वाला है। इस जगह पे मैंने दिखाया एक हेड पोर्शन जो 30s सब यूनिट है, ये 30s सब यूनिट, ये है 50s सब यूनिट, ये दो सब यूनिट रहेगा। 70s राइबोसोम में ये दो सब यूनिट मिलेगा। जो 30s सब यूनिट है इसका हेड रीजियन है, इस पोर्शन को हेड रीजियन बोलेंगे। ये पोर्शन है बेस, ये जगह है प्लेटफॉर्म। बेस, प्लेटफॉर्म और हेड पोर्शन के बीच में क्लेफ्ट फॉर्मेशन होगा और इसका जो वाइड है वो होगा 60 एंगस्ट्रॉम, लेंथ होगा 200 एंगस्ट्रॉम। जहां पे 50 सब यूनिट है उसमें सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, इस जगह को बोलेंगे सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, इस जोन को बोलेंगे वैली, इस जगह को बोलेंगे स्टॉक। और ये है एक लार्ज सब यूनिट, ये है स्मॉल सब यूनिट। इस जगह का अगर इस 50s का अगर लेंथ देखा जाए तो ये होगा 150 एंगस्ट्रॉम। इसका वाइड अगर देखा जाए तो ये होगा 220 एंगस्ट्रॉम। और ये दो मिलके इस जगह पे एक डाइमर फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि 70s एक कंप्लीट राइबोसोम जनरेट हुआ है। इस जगह पे मैंने 50s को दिखाया, ये है लार्जर सब यूनिट, और इस जगह पे बैठ गया 30s सब यूनिट यानी कि स्मॉल सब यूनिट। इस जगह का नाम है हेड, इसमें भी सेम, ये है बेस यानी कि बॉडी वाला पोर्शन, ये है क्लेफ्ट, ये जगह है एक टनल, और इस जगह पे ऐसा एक फॉर्मेशन आया है जो कि एक वॉल्यूटेड सीट जैसा देखने में मिलेगा। ये है बेस और ये जो टिप वाला पोर्शन है ये सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। तो ये है एक कंप्लीट 70s राइबोसोम का स्ट्रक्चर। सेल में जो राइबोसोम रहेगा वो
सेपरेट भी रह सकता है, किसी किसी समय ये जुड़ जाएगा। जिसके अंदर सेल साइटोप्लाज्म के अंदर अगर कैल्शियम आयन जो है उसका अगर परसेंटेज ज्यादा है तो उस समय 70S राइबोसोम फॉर्मेशन होगा, यानी कि 30S 50S जुड़ जाएगा, 60S 40S 2 मिल जाएगा। जब इस सेल साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का परसेंटेज डिक्रीज होगा, डिक्लाइन करेगा, उस समय ये जो सब यूनिट है ये डिसोसिएट हो जाएगा। कब डिसोसिएट होगा? जब जो कैल्शियम लेवल है वो डिक्लाइन किया तो ये डिसोसिएट हो जाएगा सब यूनिट। जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कैल्शियम का सेल साइटोप्लाज्म में, तब जाके दो सब यूनिट का एसोसिएशन होगा और डाइमर फॉर्मेशन करेगा। अगर हम फंक्शनल हिस्ट्री देखें राइबोसोम का तो उसमें मिलेगा क्या कि राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम एक स्पेस देता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अगर यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस का बात किया जाए तो उसमें देखा जाएगा 3 अलग अलग साइट फॉर्म होता है। एक होता है ए साइट, एक होता है पी साइट, एक होता है ई साइट, जिसके थ्रू ट्रांसलेशन प्रोसेस चलता है। उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट सा एक इन डिटेल वीडियो रहेगा। ये मान के चलिए कि आरएनए से बनेगा, जो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है ये एक प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसलेशन। अब ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक जगह देता है, जिसके वजह से ये एक फैक्ट्री जैसा काम करता है, जिसके लिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा एक फंक्शन है, जैसे हमने पहले ही बताया माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम रहता है। ध्यान से सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम रहता है। ये राइबोसोम एरोबिक रेस्पिरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम रहता है वो फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट खुद का खाना खुद प्रिपेयर करता है। फोटोसिंथेसिस हम लोगों के लिए, यानी कि हमारे लिए नहीं है, वो प्लांट के लिए है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसमें क्लोरोफिल रहता है, एक पिगमेंट, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। और क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट एक जो सेल ऑर्गेनेलिस है उसमें जाके बैठता है ये राइबोसोम, और ये राइबोसोम फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था आज का इन डिटेल स्टडी ऑफ द राइबोसोम। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।